नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज लेकर आया है आपके लिए आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचे आते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि होती है खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। तो आज भी हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर, और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, सबसे पहले करते हैं उसका रुख। तो टॉप लाइन न्यूज पंच की सबसे पहली टॉप लाइन रहने वाली है राहुल का फ्लॉप शो। जी हां, लेकिन रांची में है राहुल गांधी का अभी भी इंतजार। तो राहुल ने जिस प्रकार जगह जगह शो कर रहे हैं, लेकिन रांची तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। इस पर करेंगे हम न्यूज पंच में पड़ताल, बात करेंगे अपने संवाददाता से भी। तो वहीं न्यूज पंच में जो दूसरी हमारी टॉप लाइन रहने वाली है वो है फ्री रहेगा यूपीआई। कंफ्यूजन अब खत्म हो गया है। जी हां, सरकार ने ये तमाम कंफ्यूजन जो अफवाहें फैल रही थी उन पर लगाम लगा दी एक तरह से। अब फ्री रहने वाला है यूपीआई। जिस तरह से फ्री था, कंफ्यूजन तमाम खत्म कर दिए गए हैं। वहीं तीसरी टॉप लाइन का रुख करते हैं। तीसरी जो टॉप लाइन न्यूज पंच की है वो है कांवड़ियों का विवादित बयान पर मौलाना पर अब एफआईआर हो गई है। मचा है घमासान। तो क्या कुछ है ये पूरा विवाद और क्या कुछ बयान दिया है आखिर इन मौलाना ने, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले सबसे बड़ी और पहली टॉप लाइन का जिक्र करते हैं। जी हां, झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी है और सियासत में तापमान भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन आज 16वें दिन भी लगातार जारी है। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। तो दूसरी तरफ इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। और इसी बीच प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर भी सियासी बयानबाजी लगातार तेज है। सत्ता पक्ष ने कार्यक्रम को फ्लॉप शो करार दिया है, तो विपक्ष राहुल गांधी के रांची ना पहुंचने को लेकर सवालों के घेरे में है। अब सवाल यह है कि क्या झारखंड के छात्रों की मांगों पर सरकार कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर आएगी, या फिर आंदोलन और राजनीति दोनों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तो आखिर कब बात बनती हुई नजर आएगी? छात्रों का आंदोलन आज लगातार 16वें दिन भी जारी है। सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है, और आज जो है तीसरे दौर की वार्ता होनी है। पहले भी तमाम बैठकें हो चुकी हैं, 2 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन 2 बैठकों में कोई निष्कर्ष, कोई समाधान निकलता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब आज तीसरे दौर की बैठक है। देखने वाली बात यह होगी तीसरे दौर की बैठक में आखिर क्या कुछ समाधान निकलता हुआ नजर आता है। सरकार ने एक ईमेल आईडी भी जारी की है और ईमेल के जरिए तमाम सुझाव भी मांगे हैं। तो उन सुझावों पर आखिर क्या कुछ अमल होता हुआ नजर आएगा, ये भी बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आखिर कब बात बनेगी, कब समाधान निकलता हुआ नजर आएगा। तो कब निकलेगा ये समाधान, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गुस्से में है छात्र, फ्लैश लाइट मार्च कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, और छात्रों के साथ अब भाजपा भी आ गई है। जी हां, बीजेपी का समर्थन मिल रहा है इन छात्रों को। बीजेपी के लोगों ने जाकर बीमारों का हाल भी जाना है और मेडिकल चेकअप भी हुआ है। गुस्से में छात्र नजर आ रहे हैं, फ्लैश लाइट मार्च, न्याय की मांग। अब बीजेपी का समर्थन लगातार मिलता नजर आ रहा है छात्रों के इस पूरे आंदोलन को, और मेडिकल चेकअप हो रहा है। इन जो लोग इस समय अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो छात्रों का आक्रोश जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। छात्रों को समर्थन मिल रहा है, भाजपा का भी तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीबीआई जांच की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। और इसी बीच एबीवीपी का भी हल्ला बोल जो है वो छात्रों के हक में होता हुआ नजर आ रहा है। छात्रों का कहना यह है, जो छात्र नेता हैं वो कह रहे हैं कि डबल गेम बंद करे ये सरकार। झारखंड सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा जो है वो खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस से कहीं कहीं झड़प भी हो रही है। तो सीएम आवास तक मार्च भी हुआ। छात्रों को एबीवीपी का अब समर्थन मिलता नजर आ रहा है। डबल गेम बंद करे सरकार, ये कहना है छात्र नेताओं का। झारखंड सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीएम सोरेन के खिलाफ गुस्से में है ये
छात्र। तो छात्रों का आक्रोश जो है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, सीएम सोरेन के खिलाफ गुस्सा इन छात्रों का साफ तौर पर नजर आ रहा है और सीएम सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं ये तमाम छात्र। एनएसयूआई के ज्ञापन लेने पर भी सवाल उठ रहे हैं। और कांग्रेस का जो छात्र संगठन, आपको बता दें एनएसयूआई है, उसने जिस प्रकार से ज्ञापन दिया है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र नेता क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले छात्र नौजवान जो है सर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के तहत यहाँ आंदोलनरत है, तो आप ज्ञापन किससे ले रहे हैं? एनएसयूआई से ज्ञापन ले रहे हैं। एनएसयूआई क्या है? एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र विंग है। वो क्या मांग करेगा सरकार से? जेएमएम के छात्र मोर्चा से आप ज्ञापन ले रहे हैं। जेएमएम का छात्र मोर्चा सरकार से क्या मांग करेगी? और अगर हम मांग करेगी तो छात्रों के लिए वो आंदोलनरत क्यों नहीं है? बहुत नाराज है हम लोग, बहुत हताश है सरकार की इस उदासीन रवैये से। सरकार गेम करके ये चाह रही है कि इस आंदोलन को 2-3 भागों में बांट दे। और इसी बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर राहुल गांधी की रीच रांची कब होगी? जी हाँ, तमाम जगह प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी, लेकिन रांची तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र संवाद कार्यक्रम पर बीजेपी ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी का जो प्रयागराज दौरा है उसे एक तरह से फ्लॉप दौरा करार दिया है। तो छात्र आंदोलन पर क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, ये भी आपको बताएंगे। कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है वो युवा देखता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, युवा देख रहा है कि कांग्रेस का क्या कुछ दोहरा चरित्र है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने हल्ला बोल दिया है। वो कह रहे हैं कि झारखंड कब आएंगे राहुल गांधी? राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं राहुल गांधी। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं राहुल गांधी पे कि वो प्रयागराज में तो जाकर बात कर रहे हैं छात्रों से, लेकिन रांची में इतने दिनों से छात्र बैठे हुए धरने पर, प्रदर्शन पर, आखिर राहुल गांधी रांची तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? तो राहुल गांधी का ये पूरा फ्लॉप शो, ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी आपको बयान सुनवाएंगे और संजय निषाद का भी आपको बयान सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं। क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। आपकी जो दोमुही नीति है ये प्रदेश की जनता अच्छी तरह समझती है। आप हिमाचल के बारे में नहीं बोलते, आप पंजाब में जो पेपर लीक हुआ उसके बारे में आप मौन हैं। झारखंड में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता दे रहे हैं, आप मौन हैं। आप कर्नाटका में आपके कई सर्विस के पेपर लीक हुए, आप मौन हैं। आपका ये जो चयनात्मक चिंता है वो सर्वव्यापी जवाबदेही में परिवर्तित होना चाहिए। ये फ्लॉप कार्यक्रम था। अगर 55 साल का व्यक्ति युवा के लिए कांग्रेस, तो बाकी युवा कहाँ जाएंगे? कांग्रेस का जवाब देना चाहिए। तो राहुल गांधी के फ्लॉप शो पर ये तमाम नेताओं की आपने बाइट सुनी, किस प्रकार से ये एक तरह से फ्लॉप शो है। इस पर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो दोहरा चरित्र है राहुल गांधी का, जो कांग्रेस का, वो निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र हमारे सहयोगी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिवाकर रांची से। तो रामेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और सबसे बड़ा सवाल यही है, राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया पर कई तमाम सवाल खड़े किए गए। क्या देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिशों का मजाक उड़ाना सही है? और सवाल एक ये भी है कि आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं लेकिन आप रांची तक छात्रों के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम सोरेन का डबल गेम, छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार जारी है। मार्च निकालते हुए छात्र नजर आ रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं झारखंड सरकार पर कि किस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर छात्र इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन
झारखंड की सरकार कोई समाधान निकालती हुई नजर नहीं आ रही है। छात्र आंदोलन का आज 16वां दिन है और ये आंदोलन बदस्तूर अभी भी जारी है, लेकिन कुछ समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है और इस वार्ता में क्या कुछ निकलकर आता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो प्रयागराज में इससे पहले राहुल गांधी ने शो किया है और प्रयागराज में एक तरह से फ्लॉप शो रहा, ये कहना है बीजेपी का, भाजपा का, कि प्रयागराज का शो फ्लॉप रहा और तमाम सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर भी खड़े होते हुए इस दौरान नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेंद्र हमारे साथ है लखनऊ से। रामेंद्र, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी का जिस प्रकार से प्रयागराज दौरा रहा, एक तरह से फ्लॉप शो कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। और बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे प्रयागराज दौरे के दौरान उन्होंने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं, स्टार्टअप्स पर सवाल खड़े किए हैं, मेक इन इंडिया पर सवाल खड़े किए हैं, कहीं ना कहीं और ये तमाम सवाल बेमाने इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो कोशिशें हैं, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली कोशिशें हैं और इन चीजों पर सवाल खड़े करना, ना कि कोई समाधान बताना। देखिए सहला, राहुल गांधी आधा सच जान पा रहे हैं और वो जितना युवाओं को समझते हैं, युवा भारत के उससे ज्यादा मजबूत हैं। आज वो तकनीक के साथ जीवित हैं, तकनीक में रचे बसे हुए हैं। उनको पता है कि आप रांची क्यों नहीं जा रहे हो, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो झारखंड की, आप कर्नाटका हिमाचल की बात क्यों नहीं करते हो। तो ये दोहरा चरित्र है, इसीलिए भीड़ नहीं जुट रही, क्योंकि आप पर भरोसा होना चाहिए युवाओं को कि आप केवल शिकायत नहीं करोगे, समाधान भी दोगे। कांग्रेस के पास अगर समाधान होता तो ये देश बहुत आगे चल जा चुका होता। कांग्रेस ने समाधान नहीं दिया और जब दूसरी सरकार आई, जो युवाओं की बात करे, जो स्टार्टअप की बात करे, जो उद्योगों की बात कर रही, जो स्वच्छ नौकरियों की बात कर रही, जो भ्रष्टाचार रहित नौकरियों की बात कर रही, तो आप केवल शिकायत बता रहे हो। आप उनको समाधान दो कि कांग्रेस क्या करके देगी, ये भी तो बात बताओ और उसके समाधान क्या। अगर आपको यही बात रखनी थी तो सदन के अंदर रख सकते थे, जहां पूरा देश सुनता, झारखंड के भी लोग सुनते और प्रयागराज के भी लोग सुनते। लेकिन आपने चुनाव किया प्रयागराज का। आपका एजेंडा राजनीति, आप युवाओं की दिशा देने के लिए नहीं आए हो, ये युवा समझता है सहला। बिल्कुल, और जिस तरह से मेक इन इंडिया जैसे अभियानों पर सवाल उठाए गए, उनके जरिए हम बताएंगे कि किस प्रकार से देश में विनिर्माण हुआ है, रोजगार बढ़ा है, तमाम अवसर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिला है। इन पर भी बात होनी चाहिए थी। हमारे साथ दिवाकर कुमार भी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, जिस प्रकार से 16वां दिन है, आज भी छात्रों का जो है आंदोलन बदस्तूर जारी है, आज तीसरे दौर की वार्ता होनी है, तो ऐसे में क्या कुछ तीसरे दौर की वार्ता से निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा? देखिए सरला, वार्ता और क्या कुछ चल रहा है 16वें दिन आंदोलन का, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे पास डेलीगेशन के जो प्रतिनिधि हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और ये थोड़ी देर बाद ये वार्ता के लिए निकलेंगे और इनके थोड़ी देर बाद जो मंत्रियों की समूह है उनके साथ बातचीत होगी। सबसे पहली वार्ता इन्हीं लोगों के साथ हुई थी और जो पहली वार्ता आपकी हुई थी उसमें आप लोगों ने कहा था कि ये सकारात्मक वार्ता थी। आज किस उम्मीद के साथ आप लोग जा रहे हैं? हमारी मांगों पे विचार करने का हम लोगों को आश्वासन दिया गया था माननीय मंत्रियों के डेलीगेशन के द्वारा, तो आज हम लोग उसी सकारात्मक सोच के साथ जा रहे हैं कि हमारी मांगें मान ली जाए। अब देखते हैं वार्ता में आगे क्या होता है। सोच तो आज भी सकारात्मक ही है हम लोगों का। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का रुख है और सरकार ने जो एक परसेप्शंस दिया है और जो दूसरे संगठनों से भी बात होने लगी है, ईमेल आईडी मंगाए गए, इससे लगता है कि मामला अब लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है और आपके साथी जो भूख हड़ताल पर बैठे उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। अगर हमारे साथियों को कुछ हो जाता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है यह भी तय की जानी चाहिए। 4 दिनों से 5 दिनों से भूख हड़ताल में है, अस्पताल में भर्ती हो गए। 2 दिन से भाई आईसीयू में एडमिट है मेरा राहुल। अगर उसे कुछ होता है तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी तय की जानी चाहिए। और सरकार अगर हम छात्रों से वार्ता करनी चाहती है तो झारखंड के 24 जिलों के छात्रों का प्रतिनिधित्व तो ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच कर रहा है, तो किसी और संगठन से वार्तालाप का क्या औचित्य है यह समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार की मंशा यहाँ पे संदेह के घेरे में तो है, पर फिर भी ठीक है, अगर वार्ता के लिए हम लोगों को न्योता मिला है तो हम लोग वार्ता करेंगे और सकारात्मक। अगर वार्ता में आज कुछ बेनतीजा रहती है तो कल आप लोग का विधानसभा मार्च है, किस तरीके से पूरे राज्य भर से लोग आ रहे हैं? कल हम लोगों का विधानसभा का मार्च जो प्रस्तावित है, अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो वो ऑन रहेगा। कल विधानसभा का घेराव होगा। अगर हमारी मांगे मान ली जाती है
तो हम वापस चले जाएंगे, हमें विधानसभा में लड़ना है। आपको बेस्ट ऑफ लक। आज आप लोग वार्ता कीजिए, लेकिन सरला आप दूसरी तस्वीर देखो, ये किस तरीके से पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी हुई है और इनका शरीर अब देखिए एकदम से जवाब दे रहा है। इनके 2 साथी जा चुके हैं जो अस्पताल में भर्ती है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इनसे कि क्या इनकी स्थिति है और किस तरीके से आंदोलन आपका इसी तरह चलता रहेगा, भूख हड़ताल? हाँ, जब तक सरकार हमारी जो मांगे है उसको पूरा नहीं कर लेते तब तक हम लोग किस तरह भूख हड़ताल पे डटे रहेंगे। इसी तरह से डटे रहेंगे। हम लोग यहाँ से हिलने वाले भी नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हम लोग को कुछ होता भी है तो इसका जिम्मेवारी सरकार लेगा। चलिए, तो देख रहे हैं हौसले किस तरीके से, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, लेकिन जो हौसले हैं वो बरकरार है और कायम है। और लगातार इनकी मांग है कि इनके जो 3-4 मेजर कंसर्न है उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। हौसले जो है वो छात्रों के लगातार बुलंद है और इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं तमाम ये जो छात्र आंदोलनकारी जो छात्र हैं वो अपनी जिद पर, अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह जगह जगह शोर कर रहे हैं लेकिन रांची के छात्रों के पास नहीं जा पा रहे हैं। आखिर रांची इतनी दूर भी नहीं है। देखिए, रांची जाना नहीं चाह रहे हैं, वो जाना चाहते तो पहुंच जाते हैं ना। रांची में उनकी सरकार है, यही तो संकट है ना। यूथ अगर प्रयागराज में 5000 इकट्ठा हो रहा और 2 लाख की बात की जा रही तो क्यों नहीं आया, इस पर भी मंथन करना चाहिए उनको। आप दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते कि रांची में छात्र धरने पर बैठे रहे, उनसे आप मुलाकात न कर सको जहां आपकी सरकार है, और आप उत्तर प्रदेश आकर बात करो कि उत्तर प्रदेश में आप संभावनाएं तलाश करो। राजनीतिक रूप से 27 में चुनाव हो तो आप वहां रिश्तों की बात करो कि प्रयागराज से हमारे रिश्ते थे, यहाँ हमारे पूर्वज रहते थे, ये हमारा खानदानी शहर है। तो ये राजनीति करने आए हैं, कोई इनकी प्राथमिकता में युवा नहीं है, जान लीजिए सैला। बिल्कुल, राजनीति और दोहरा चरित्र कांग्रेस का एक बार फिर से नजर आता हुआ सामने आ रहा है। आप दोनों का ही, दिवाकर जी रांची से हमारे साथ जुड़ने के लिए और रामेंद्र जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और फिलहाल न्यूज पंच में एक छोटा सा ब्रेक के उस पर अगली खबर का रुख करेंगे जो कि है यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब समय है न्यूज पंच में हमारी दूसरी टॉप लाइन का। जी हाँ, न्यूज पंच की दूसरी टॉप लाइन यूपीआई से जुड़ी हुई। क्या यूपीआई से पेमेंट करने पर अब जेब ढीली होगी? क्या डिजिटल पेमेंट की सबसे आसान और लोकप्रिय व्यवस्था पर चार्ज लगने वाला है? इन तमाम सवालों को लेकर पिछले कुछ समय से जो चर्चाएं चल रही थी, तरह तरह की चर्चाएं सामने आ रही थी, दावे सामने आ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने ये तमाम तस्वीर साफ कर दी है। सरकार के मुताबिक यूपीआई पहले की तरह पूरी ही तरह जो है फ्री है और फ्री रहेगा। आम लोगों से यूपीआई पेमेंट पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। साफ तौर पर सरकार ने कहा है कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, यानी चाय की दुकान हो या फिर किराने का सामान हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई से भुगतान करने वाले आम यूजर को किसी भी अतिरिक्त शुल्क की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं जो मर्चेंट ट्रांजैक्शन है उसे लेकर भी जो कंफ्यूजन खड़ा हो रहा था, सरकार ने उस पर भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो आखिर यूपीआई को लेकर सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर सरकार ने जो है स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि बेफिक्र रहें, यूपीआई से लेन देन पूरी तरह फ्री है, फ्री रहेगा और ग्राहकों के लिए यूपीआई
पूरी तरह से फ्री रहेगा। अफवाह पर वित्त मंत्रालय का ये पूरा बड़ा बयान आया है। ग्राहकों को नहीं देना होगा अब कोई एक्स्ट्रा चार्ज। रोज के यूपीआई लेन देन पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। पर्सन टू पर्सन लेन देन निःशुल्क रहेंगे और ज्यादातर व्यापारी लेन देन भी मुफ्त रहेंगे। छोटे छोटे जो कारोबारी हैं उन पर भी कोई एमडीआर लगता हुआ नजर नहीं आएगा। सिर्फ कुछ व्यापारी लेन देन जो है, जो बड़े व्यापारी लेन देन हैं, उन पर ही एमडीआर लगेगा और तय समय सीमा से ऊपर ही, ये जो तय सीमा है उससे ऊपर ही एमडीआर लगेगा। एमडीआर की दर भी बेहद मामूली होगी, इसलिए जो बड़े व्यापारी हैं उनको भी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूपीआई से लेन देन ग्राहकों के लिए तो पूरी तरह फ्री है। छोटा कारोबारी जो है उसके लिए भी पूरी तरह फ्री है। किसी तरह का कोई डर, कोई अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। किसी तरह से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेफिक्र रहें अब आप, कोई जो है शुल्क एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो आखिर ये एमडीआर है क्या, ये भी आपको बताते हैं। एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क जो है वो है एमडीआर। एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये व्यापारियों से लिया जाता है। ये व्यापारियों से लिया जाने वाला ये पूरा शुल्क है। डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने पर ये शुल्क जो है वो लिया जाता है। ग्राहक से सीधे एमडीआर नहीं लिया जाता है। डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने पर ये पूरा शुल्क लिया जाता है। जो बड़े व्यापारी होते हैं उनसे ये शुल्क लिया जाता है। फिनटेक कंपनियां जो हैं ये शुल्क लेती हैं, तो ग्राहक से सीधे एमडीआर नहीं लिया जाता है। सिस्टम और सुरक्षा में लगता है ये पूरा पैसा कंपनियां ये शुल्क लेती हैं। फिनटेक कंपनियां इस शुल्क को लेती है। सिस्टम और सुरक्षा में ये पूरा पैसा लगाया जाता है। तो आखिर एमडीआर क्या है, ये हमने आपको समझाया। साथ साथ अब बात करेंगे कि किस प्रकार से एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है, और आप बात करेंगे कि पीएसएस एक्ट में बदलाव क्यों हुए हैं। पीएसएस एक्ट में बदलाव से एक भ्रम पैदा हुआ। बदलाव का मतलब यूजर्स पर चार्ज लगना नहीं है, बल्कि पीएसएस एक्ट से यूपीआई प्रणाली जो है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो यूपीआई प्रणाली को और मजबूत करने के दिशा में पीएसएस एक्ट जो है वो उसमें संशोधन किया गया है। पीएसएस एक्ट में संशोधन एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है और बढ़ते ट्रांजैक्शन से सिस्टम अपग्रेड होगा। साइबर सुरक्षा और फ्रॉड पर भी रोक लगती नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा है कि बीते समय में किस प्रकार से साइबर क्राइम जो है, साइबर अपराध भी बढ़ते हुए नजर आए। तो ये जो सिस्टम अपग्रेड हुआ है इससे साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और फ्रॉड पर भी रोक लगती हुई नजर आएगी। तो यूपीआई को मजबूत करने के लिए, सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये पूरा बदलाव किया गया है। झूठी कहानियों से ये चिंता शुरू हुई, लेकिन सरकार ने बाहरी दबाव के तमाम जो दावे हैं उनको खारिज कर दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स जो है वो गलत और भ्रामक खबरें फैला रही थी, उनको भी खारिज कर दिया गया है। तो यूपीआई भारत का अपना डिजिटल नवाचार है और सरकार यूपीआई निःशुल्क रखने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अपनी प्रतिबद्धता बताई है, सरकार की ओर से दर्शाया गया है। यूपीआई सरकार जो है यूपीआई निःशुल्क रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी तरह का कोई शुल्क जो है वो इसमें एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लगाया जाएगा। तो छोटे व्यापारी जो है उनको चिंता करने की किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सहयोगी अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। अजय, ये तमाम जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी और जो लोग यूपीआई का यूज करते हैं उन्हें डराने और भ्रामक खबरें जिस तरह से फैल रही थी, उन तमाम खबरों पर अब विराम लग जाएगा, क्योंकि अब सरकार ने अपना पक्ष पूर्णतः साफ कर दिया है। देखिए, डिस्कशन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि जो पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है उसमें संशोधन लेकर के सरकार संसद में आई थी और उसमें स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जो बड़े मर्चेंट हैं उनके ऊपर एमडीआर लग सकता है, लेकिन एक समिति तय करेगी कि कितने ट्रांजैक्शन के ऊपर एमडीआर लगाया जाए और कितना लगाया जाए। तो इसमें कुछ बड़े रिटेल चेन्स, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स या फिर जो बड़ी कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर एमडीआर लग सकता है। ऐसी बात कही जा रही है, हालांकि अभी कानून में इसका कोई प्रावधान नहीं है। आपको ये बताएं शैला कि इस वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसलिए किया था कि यूपीआई फ्री रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसेंटिव के तौर पर टेक्नोलॉजी कितनी खर्च होती है। यूपीआई जैसे ट्रांजैक्शन को मिसाल के तौर पर 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस अगर यूपीआई के जरिए हो रहे हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी लगती है। उस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने के लिए अभी जैसे यूपीआई में बड़ा बदलाव होने जा रहा है कि आपका नंबर दिखाई देता है जब भी आप पेमेंट करते हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि आप 3 या 4 डिजिट दिखाइए। ऐसे में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करने पड़ते हैं।
यूपीआई इंटरनेशनल हो रहा है, उसको सॉफिस्टिकेटेड बनाने के लिए और भी ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए, आपने साइबर सुरक्षा का जिक्र किया, बिल्कुल फुल प्रूफ बनाने के लिए उसमें पैसे लगते हैं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो ट्रांजैक्शंस छोटे हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और 2000 करोड़ रुपए जो बजट में दिए गए हैं, लगातार कई सालों से दिए जा रहे हैं, क्योंकि यूपीआई सरकार का एक बहुत बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसको सशक्त बनाए रखना और इसको फ्री रखना सरकार की प्राथमिकता है। बिल्कुल अजय, जिस सोशल मीडिया का दौर है, इस सोशल मीडिया के दौर में तमाम फायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं और ऐसे में भ्रामक खबरें भी बहुत तेजी के साथ फैलती हैं और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन खबरों की सत्यता की भी पूरी तरह से जांच की जाए और सरकार ने यूपीआई को लेकर तमाम भ्रमों को अब दूर कर दिया। बहुत धन्यवाद अजय, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज पंच के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे आपसे दोपहर 2 बजे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।